स्टार्ट है, ठीक है। टॉपिक हम लोग का प्रिपोजिशन चलेगा और प्रिपोजिशन एग्ज़ाम का बहुत ही फेवरेट वाला टॉपिक है। फेवरेट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अभी जो क्लास हम लोग लेके चल रहे हैं इसमें आपके क्वेश्चंस रहने वाले है ना। तो मैंने इस टॉपिक को समझाने के लिए कुछ नई टेक्निक का यूज़ किया है। नया टेक्निक क्या है, इसमें आपकी लिसनिंग कैपेसिटी का इंपॉर्टेंस होगा और दूसरा हमारे पास क्लास के कंटेंट का इंपॉर्टेंस होगा। कैसे हो सकता है, सबसे पहले काम करेंगे, सारे रूल्स को मैं आपको डिस्प्ले करूंगा और रूल्स को समझाऊंगा और उस समय आप लिखेंगे नहीं और उसी रूल के बेसिस पर जो है बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। तो आप अगर रूल समझेंगे नहीं ना, फिर बाद में वो क्वेश्चंस बनेंगे नहीं आपसे। इसलिए आपको रूल बोलने के समय उस समय बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा व्हाट इज़ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड, है ना, या पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। जैसे कि हमने पढ़ा इसमें टू राम, तो राम एक नाउन हुआ, टू हिम, हिम एक प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों के साथ हमारा प्रीपोजिशन यूज़ हो जाता है। हालांकि प्रीपोजिशन को पढ़ने के लिए हमने कुछ बेसिक चैनल का भी यूज़ किया था स्टार्टिंग, क्योंकि आज हम इसको फिनिशिंग पॉइंट में ख़त्म करने वाले। तो प्रीपोजिशन को फिनिश करने के लिए या समझने के लिए हमने इसको मेनली जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जैसे चीज़ों के साथ जोड़ा है। अगर मैं कहूँ आपसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, तो ऐसा कौन सा वर्ड होगा जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को बताएगा? जैसे कि यस्टरडे, टुमारो, टुडे, ऐसा वर्ड क्या बताता है? टाइम को बताता है। अगर मैं कहूँगा पटना, कंकड़बाग, कमांडेंट अकेडमी, तो क्या बताता है? सही बात है कि नहीं इसमें? तो ऐसे प्रीपोजिशन जो कि टाइम, प्लेस है सबको बताते हैं, तो ऐसा करके बांट दिया। लेकिन अभी के समय एग्ज़ाम में जो है, ये तो सेक्शन चलेगा आपका इसमें, वो तो अलग पार्ट है इसमें। लेकिन अभी के समय एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, उन क्वेश्चंस का तरीका है कि आपका प्रीपोजिशन किसके साथ हम फिक्स करके पढ़ते हैं, यानी कि फिक्स प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन मैं जनरेट करता हूँ और मैं आपसे पूछने का प्रयास करता हूँ। आलोक इसको ट्राई करेंगे इसमें कि रिस्पॉन्सिबल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगा दें। सोचिए और बताइए, जल्दी बैठे बैठे बताइए। रिस्पॉन्सिबल अगर कोई वर्ड है तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगा दें? तो मैं आपसे कहता हूँ रिस्पॉन्सिबल के साथ टू लगता है और रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर भी लगता है। तो अब ये क्वेश्चन एक क्रूशियल क्वेश्चन बन जाएगा कि टू कब लगाएं और फॉर कब लगाएं। समझ बात आ गई? हाँ कि नहीं? मुस्कुराने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि ना जानना भी मुस्कुराहट का कारण होता है ना। तो कुछ लोग थोड़े से स्माइलिंग होते हैं तो हम उनको और अच्छा स्माइल करते हैं इसमें। तो इस तरीके से हम पढ़ें कि अगर हमने रिस्पॉन्सिबल वर्ड ले ही लिया, तो रिस्पॉन्सिबल टू का अगर हम बात करें तो कार्य के लिए, यानी कि वर्क के लिए, ड्यूटीज़ के लिए होगा। और रिस्पॉन्सिबल फॉर बात करें तो पर्सन के लिए होगा। अगर मैं कहूँ कि मैं आपके लिए ज़िम्मेदार हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मैं अपने काम के लिए ज़िम्मेदार, आपके लिए नहीं हूँ, मैं अपने काम के लिए ज़िम्मेदार हूँ, तो क्या कहूँगा? आई एम रिस्पॉन्सिबल टू माई। तो एक जगह पर रिस्पॉन्सिबल टू भी आ रहा है, एक जगह पर फॉर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ कि नहीं? सभी लोग बोलते रहेंगे इसमें। बात मैंने एक ही साथ बोलना है, अलग अलग फिर तो ट्रैक ही बिगड़ जाएगा इसमें। अभी हम लोग आ जा रहे हैं अपने प्रीपोजिशन के सेक्शन में, जो कि हमने बेसिक्स पढ़ लिया है। अब बेसिक्स पढ़ने के साथ आज जो है हमारे सेक्शन जो है अब कुछ रूल के साथ जा रहे हैं। पहला रूल तो ये था कि प्रीपोजिशन इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसलिए हमने स्लाइड 2 में रखा हुआ। कुछ लिखना नहीं है, ध्यान से सुनना है आपको। तो अब देखिए कि सबसे पहले अगर डिफरेंट आ जाता है तो डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन नॉर्मली क्या आता है? फ्रॉम आता है। एरर एग्जाम में किसके साथ आता है? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन जो है अगर कभी भी डिफरेंट आ जाए तो इसके साथ प्रीपोजिशन जो लगता है वो फ्रॉम ही लगेगा, देन नहीं लगेगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें कि राम इज़ डिफरेंट देन मोहन, तो जाहिर सा बात है डिफरेंट के साथ देन नहीं होगा, क्या होगा? पक्का हो गया ना अभी? तो ये वाला रूल भी हमारे पास क्लियर हो गया, देन नहीं होगा, हमारे पास फ्रॉम करके होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल में आते हैं इसमें कि जब भी हम गुड यूज़ करते हैं तो गुड के साथ जो है अलग अलग प्रीपोजिशंस अलग अलग सेंस को देते हैं। अगर हम गुड के साथ एट यूज़ करते हैं तो उसका सेंस क्या आता है? स्किल के साथ। स्किल के साथ तो मान लेते हैं कि स्किल में मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कारपेंटर का कोई काम हुआ, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट में काम हुआ। अगर मान लीजिए आप मैथ्स में अच्छे हैं तो क्या कहेंगे? गुड एट मैथ्स। अगर मान लीजिए कि मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ तो गुड एट टीचिंग। ऐसा करके हम कुछ भी वर्ड कह सकते हैं जिसमें कि हमारे स्किल्स से जुड़ा हुआ, यानी कि हमारी क्वालिटी से जुड़ा हुआ बात हो रहा है, गुड एट। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम क्वालिटी को छोड़कर किसी और चीज़ के लिए बात करें तो गुड फॉर भी आ जाता है ना, कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए क्वालिटी छोड़ के हम किसी वस्तु के बारे में बात करें। तो जैसे मैं बात करूं कि एक पेपर ले लेते हैं, कुछ पेपर ऊपर है, जैसे मान लीजिए पेन का रिफिल ख़त्म हो गया, पेन का रिफिल, और ये इस पेन का नाम है लिखो, तो अब मैं कहूँगा दिस पेन इज़ गुड फॉर नथिंग।
दिस पेन इज गुड फॉर, तो अभी गुड फॉर हो गया, ठीक है। और आपको मैं कह रहा हूँ कि यू आर गुड एट इंग्लिश, यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, तो स्किल के साथ एट यूज़ करेंगे और फॉर यूज़ करेंगे किसके लिए? नॉन लिविंग या थिंग्स के लिए। क्या हम ये बात समझ पा रहे हैं? तो गुड के साथ भी अलग अलग हमारा सेक्शंस आता है, हालांकि हमने इस तरह इसमें एट को ही लिख रखा है। दूसरे वर्ड में एक बार जल्दी से आ जाता है, मैरिड के साथ टू लगता है। मैरिड के साथ हमने ये वर्ड को एक्सपेरिमेंट किया हुआ, एक्सपेरिमेंट मैरिड करके नहीं किया था, हमने वर्ड के साथ किया था। मैरिड जब भी सेंटेंस में यूज़ होता है तो प्रीपोजिशन कौन सा लेता है? नहीं लेता है। तभी तो मैंने कहा आपको मैरिड जो है प्रीपोजिशन नहीं लेता है, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन जब हम पढ़ते हैं या तो नाउन के साथ यूज़ होता है या वर्ब के साथ होता है। अब हम बात करेंगे नीलकमल की सहायता से मैरिड क्यों नहीं लेता है प्रीपोजिशन और कब लेता है, ये हमें बताने का प्रयास करिए। बैठे बैठे बताइए, जल्दी ट्राई करिए, क्लास का कीमती समय चल रहा है। मैरिड जो है प्रीपोजिशन कब लेता है और कब नहीं लेता है, इस पर काम करें। सावधानी हटी? तो आप में से जिनका भी अलर्टनेस कम होगा वहीं से क्वेश्चन जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में मैरिड जो है वर्ब जैसा यूज़ हो तो प्रीपोजिशन नहीं लेगा। वर्ब यूज़ हो तो प्रीपोजिशन नहीं लेगा, लेकिन अगर वर्ब को छोड़कर एडजेक्टिव यूज़ हो जाए तब ये प्रीपोजिशन लेगा। जैसे कि ही मैरी या ही मैरिड, तो ही के बाद क्या आया? मैरिड आया। तो ही अगर सब्जेक्ट है तो मैरिड क्या हो गया? अगर मैं कहूँगा इसमें ही इज़ मैरिड, तो अब देखिए ही के बाद इज़ आ गया और मैरिड इसका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इज़ आर एम के बाद अगर आईएनजी वर्ब नहीं आता है तो उसके बाद वाला वर्ड जो है कनेक्टिंग वर्ड जो होता है उसको एडजेक्टिव ही माना जाता है। तो ही इज़ मैरिड में जो मैरिड लगा हुआ है वो क्या है? अब आप कोशिश करके मेरे को बताइए कि एडजेक्टिव कैसे हो गया। देखते हैं कौन ट्राई करता है। हाँ, एक बच्चा ट्राई करना चाहता है। नहीं, मैरिड कैसे वर्ड है? ये तो वर्ब हुआ। बताइए बैठे बैठे, नहीं बता रहे कि वो शादीशुदा कैसे हुआ मैरिड? मैरिड में ईडी लगा हुआ है, जाहिर सी बात है तो वर्ब है। मैरी का मैरिड है लिंकिंग वर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है आंसर। यही हमने कल बताया था आपको, ध्यान से सुनिएगा। इसमें हमारे पूरे इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के दो फॉर्म है जिसको पार्टिसिपल कहते हैं। एक को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और ये दोनों ही वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव भी होते हैं। क्या होते हैं? तो मैरिड है तो क्या है? अब इसको हमने कैसे यूज़ किया? सेंटेंस में इज आर एम के साथ यूज़ किया है तो कनेक्टिंग वर्ब के साथ यूज़ हुआ है। तो अब ये क्या बिहेव कर रहा है? आदित्य कुमार क्या बिहेव कर रहा है? अभी बैठे रहो, खड़े नहीं होना। इसमें अगर ही मैरिड यूज़ करें तो क्या करेगा, और ही इज मैरिड करेंगे तो क्या करेगा? समझ में आ गया? तो ही मैरिड के बाद वर्ब प्रीपोजिशन नहीं लगेगा और ही इज मैरिड के साथ लग जाएगा। तो ही इज मैरिड में अब ये मैरिड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और इसलिए इसके बाद टू भी लगा सकते हैं। नॉर्मली टू लगता है, लेकिन कुछ केसेस में विथ लग सकता है। क्या बताया था? विथ कब लगेगा? जब चिल्ड्रेन के साथ, उसने बच्चों के साथ शादी की। बच्चों के साथ का मतलब बच्चों के रहते हुए शादी की, बताया था कि नहीं? और ये एक ह्यूमरस पॉइंट बना था हमारे क्लास में, जिसमें कि समझने में लगा था कि उसने बच्चे से ही शादी कर ली। नहीं, बच्चों के रहते शादी कर ली, इसका सेंस ये सब बना था। तो मैरिड जब भी आएगा तो प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा? और ये तब लगेगा जब ये एडजेक्टिव के रूप में होगा। वर्ब के रूप में होगा तो पक्का बात है क्या? हाँ, ये पक्का बात है। इसमें आगे क्वेश्चन जब बनेगा तब पता चलेगा पक्का है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। प्रीफर के साथ क्या लगना चाहिए? प्रीफर के साथ हमेशा ही टू लगेगा। एग्जाम का सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें, मेरे ख्याल से गोल्डन रूल, प्रीफर टू। ये गोल्डन रूल है आपका, यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में आ जाए प्रीफर तो टू लगा देना है। इसको लिखना होगा ना, कुछ ना क्वेश्चन बनाया है मैंने, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय लिखिएगा। अभी सुन लीजिए पूरा। जैसे कि आई लाइक टी या आई प्रीफर टी देन कॉफ़ी या टू कॉफ़ी, क्यों लगेगा? क्योंकि प्रीफर टू लेता है। सही बात है। अगर आप में से आपके दो दोस्त हैं, राम और मोहन, आई प्रीफर राम देन मोहन या टू मोहन, ऑब्वियसली प्रीफर के साथ टू लग जाए। समझ में आ गया? हाँ ना भी बोलते रहिएगा, नहीं तो फिर तो गायब हो जाएंगे आप। कैपेबल ले लेते हैं। कैपेबल के साथ क्या लगता है? कैपेबल हमेशा ही ऑफ का यूज़ करता है और ये फिक्स है आपका, इसके साथ कोई चैलेंज नहीं है। रिस्पॉन्सिबल के साथ क्या लगता है? फॉर भी लगता है। और लेकिन जब हम रिस्पॉन्सिबल फॉर यूज़ करेंगे तो किसके लिए? व्यक्ति के लिए। और टू यूज़ करेंगे तो ड्यूटीज़ के लिए। टू यूज़ करेंगे तो ड्यूटीज़ के लिए। ड्यूटीज़ यानी कि काम के लिए, क्योंकि जिम्मेदारी काम की होती है ना, तो जिम्मेदारी व्यक्ति की भी तो होती है। जैसे कि आप कहेंगे सर आप हमारे लिए जिम्मेदार हैं, तो फिर फॉर, लेकिन आप अपने काम के लिए जिम्मेदार हैं
तो फिर 2। दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, लो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप सोचेंगे कि इसे गूगल में मिल जाए, इसमें तो शायद कुछ चीज़ें ना भी मिले, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि हम बाद में इसको सॉल्व करें। तो अभी हम लोग आ जाते हैं स्लाइड नंबर नेक्स्ट, कंसिस्ट। कंसिस्ट का जो है सेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन जाता है। इसका जनरली सेक्शन जो है कंसिस्ट और कॉम्प्राइज, कंसिस्ट और तो कंसिस्ट के साथ हमेशा ही प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ होता है और कॉम्प्राइज के साथ नहीं होता, जबकि दोनों ही एक ही सेंस देता है। दोबारा बोलूँगा मैं, ध्यान से सुनिएगा। कंसिस्ट क्या लेता है और कॉम्प्राइज, बोलो ना, कुछ नहीं, नो प्रीपोजिशन, ठीक है। और ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मान लीजिए आपका कि कंसिस्ट ऑफ लिखा हुआ है और कंसिस्ट को हटाकर कॉम्प्राइज ऑफ कर दिया, तो आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगर करना है, ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। एक तो पॉसिबल एरर्स में आएगा, फिल द ब्लैंक्स में आएगा, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, 3 जगह से आ सकता है। अब हमें जो है कंसिस्ट ऑफ लिखा हुआ है इसमें और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कंसिस्ट के साथ ऑफ नहीं लिखा हुआ, मान लेते हैं नहीं लिखा हुआ, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया हो और उसमें कंसिस्ट ऑफ का जगह ही ना हो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं ना, और 4 ऑप्शन में कंसिस्ट के साथ ऑफ नहीं दिया हुआ, तो क्या दिया जाएगा? कॉम्प्राइज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? और उस तरीके से क्वेश्चन को समझ में आपको आना ज़रूरी है, कॉम्प्राइज। तो कंसिस्ट ऑफ इक्वल टू, और कॉम्प्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता। ये बहुत ही पॉपुलर है, मेरे ख्याल से गोल्डन वाला है, एग्ज़ाम फेवरेट। देखो लिख दिया इसमें एग्ज़ाम फेवरेट, तो एग्ज़ाम का फेवरेट है इसमें। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। इसमें इस रूल में आ जाते हैं। अफ्रेड के साथ हमने कल कहानी पढ़ ली थी। अफ्रेड क्या लेता है? सिर्फ ऑफ लेता है क्या? अफ्रेड और क्या लेता है? टू भी लेता है, अफ्रेड ऑफ भी लेता है। तो जाहिर सी बात है, अफ्रेड ऑफ हो गया तो क्या हो गया? रिजल्ट, कंसिक्वेंसेस। और अफ्रेड टू हो गया तो क्या हो गया? पर्सन। पर्सन के लिए होगा तो टू ले लेगा, और कंसिक्वेंसेस और पर्सन के साथ नहीं होगा तो क्या होगा? ऑफ ले। तुम लोग बोल नहीं रहे इसमें। अफ्रेड को अगर किसी आदमी से डर लगता है तो क्या करेंगे? और किसी स्थिति से डर लगता है तो, जैसे कि फेल होने से डर लगता है तो क्या करेंगे? अफ्रेड ऑफ फेलियर। अगर मान लीजिए कि आपको अपने पिताजी से डर लगता है, क्या करें? समझ में आ गया आपको? व्यक्ति लेता है टू और रिजल्ट लेता है, इस बात का ध्यान रखेंगे इसमें। तो ये भी एग्जाम का पॉपुलर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। डिपेंड क्या लेता है? डिपेंड ऑन लेता है, और जनरली इसका एरर किसके साथ आता है? अपॉन के साथ। देखते हैं, हाँ अपॉन, अपॉन के साथ इसका सबसे ज़्यादा एरर दिया जाता है एग्जाम में, इसलिए हमें अपॉन के साथ इसको ध्यान रखें। तो डिपेंड ऑन का सेक्शन हमें याद करना होगा। लिसन के साथ, अच्छा लिसन के साथ टू भी आता है। मेजॉरिटी टाइम में 90% टू आता है, लेकिन और एक प्रीपोजिशन आता है, क्या होता है? नहीं, लिसन के साथ 90% क्वेश्चन में टू ही आएगा आपको। लिसन के साथ कभी कभी फॉर आ जाता है। फॉर तब आता है जब किसी चीज़ को इंटेंशनली अगर केयर करने की या सुनने के लिए कहा जाए, ठीक है। लेकिन ये आपका ये रूल लिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लिसन हमेशा टू लेता है। कभी कभी लिसन के साथ टू ना देकर कहा जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, और लिसन में टू आता ही नहीं। ऐसे समय में लिसन वर्ड जो है हियर के साथ यूज़ किया जाता है, क्योंकि हियर में कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता। जो जैसे कि मैंने अभी कंसिस्ट वाला एक पेयर बताया था आपको, उसी तरह से लिसन को किससे यूज़ करना है? हियर के साथ। लिसन टू लेता है और हियर टू नहीं लेता। ये दो तरह के सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन के साथ बनेगा। तो लिसन टू और हियर दोनों बराबर में चले जाते हैं। अभी जब क्वेश्चन आएगा तब आपको इसका सही पता चलेगा। डिस्कस जब भी आता है तो क्या होगा? कभी भी इसके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। डिस्कस कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता। इसका सबसे कॉमन एरर होता है डिस्कस अबाउट। देखते हैं इसमें, लेकिन हाँ डिस्कस अबाउट, तो ये वेरी कॉमन एरर में है आपका। और ये कॉमन एरर को ध्यान रखना है कि डिस्कस अबाउट के एरर को समझ लेना है कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस का अबाउट आएगा, और इस अबाउट को हमें छोड़ देना है। तो हम आ जाएंगे जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये आपका ऑर्डर ऑफ अराइवल। ऑर्डर ऑफ अराइवल के समय में कुछ प्रीपोजिशन बड़े फिक्स हो जाते हैं। आप ज़रा देखेंगे इसमें, अगर मैं कहूँ अराइव एट स्टेशन और अराइव इन दिल्ली, यानी कि एक ही वर्ड है आपका अराइव। अराइव का मतलब क्या होता है? आना। तो अराइव के साथ हमारा प्रीपोजिशन कौन कौन सा लगता है? एट और इन। एट अगर होगा तो कहाँ पर होगा? छोटे जगह के लिए, और इन होगा तो क्या होगा? तो ये छोटा जगह बड़ा जगह के साथ एट और इन का प्रयोग हम लोग बहुत आसानी से समझ लेंगे इसमें। पटना को क्या मानते हैं? इन मानते हैं, ठीक है। इंडिया को क्या मानते हैं?
लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा बन जाए इसमें कि मैं भारत के पटना में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया एट पटना, तो अगर कोई दो जगह जिसमें कि एक बहुत बड़ा है और दूसरा उससे छोटा है तो फिर उसमें एट और इन का चेंजेस आ जाता है। हालांकि कैपिटल में, स्टेट में इन का ही प्रयोग किया जाता है। तो पटना के साथ क्या लिखेंगे? पटना के साथ इन। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि पटना एक शहर है। ध्यान से सुनेंगे, शहर के साथ, राजधानी के साथ इन, क्योंकि बड़ा है ना वो, इन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर वो सेंटेंस में उससे कोई दूसरा बड़ा दे दिया जाए, जैसे बाहुबली पिक्चर में भल्लाल देव के पीछे अगर बहुत बड़ा बाहुबली का मूर्ति लगा दिया तो वो छोटा बन गया। तो आप तभी तक बड़े हैं जब तक कि दूसरी कोई लाइन ना खींच दी जाए, अदरवाइज आप खुद को तो बड़ा ही मान रहे हैं अभी तक। तो कहने का मतलब है कि जनरली साधारण रूप से शहरों के साथ, राज्य के साथ, देश के साथ इन का प्रयोग होता है। लेकिन अगर उसका प्रयोग हम देश के संदर्भ में करें, जैसे कि पटना भारत का एक शहर है, ठीक है, सिचुएटेड है, तो बिहार में या हम कहें देश में पटना का स्थान छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो आई लिव इन इंडिया एट पटना, तो इस बात का ध्यान रख। ऐसे समय में कंपैरिजन में वो जगह एट में भी जा सकता है, लेकिन जनरली यूज़ होता है। तो अराइवल के साथ हमारे दो प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। अब देखेंगे इसमें बाय और विथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला प्रीपोजिशन है। इसमें तो समझिए कि एकदम क्वेश्चन का जान आ जाता है इसमें। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है जिस तरीके से, जिस चीज़ से हुआ। जैसे कि आप कमांडेंट एकेडमी कहाँ, किस चीज़ से आए हैं? तो आप कैसे हैं? मोटरसाइकिल से आए हैं, आप स्कूटी से आए हैं, आप बस से आए हैं, आप ऑटो से आए हैं, कैसे भी करके। अरे कुछ चीज़ से आए होंगे, मीन्स हो गया ना ये। आप कहें हवा मोड़ के आए, ऐसा करके थोड़ा ना होता है। अच्छा कुछ भी हुआ, अरे कुछ चीज़ से आना होगा आपको। तो मान लीजिए कि मीन्स आप पटना कैसे पहुँचे? ट्रेन से पहुँचे, बस से पहुँचे, किस प्लेन से पहुँच गए? प्लेन वाले भी लोग हैं। अच्छा है इसमें। और विथ अगर काम करें तो इसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, टूल्स की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने केक किस चीज़ से काटा? नाइफ से काटा। तो टूल जहाँ पर बात होगा तो वहाँ पर विथ होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि एक सेंटेंस में दो का प्रयोग करें इसमें, जैसे कि ट्रैवल बाय ट्रेन, और आगे आप इंस्ट्रूमेंट का कुछ यूज़ करके बताइए मेरे को। इंस्ट्रूमेंट का मान लीजिए कि आपने ट्रेन से ट्रैवलिंग किया और गूगल मैप का यूज़ किया, मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया, तो फिर आपका इंस्ट्रूमेंट आ गया, तो ये टूल आ गया इसमें हम क्वेश्चन बनाएंगे तब पता चलेगा आपको। जैसे यहाँ पर लिख दिया इसमें कट विद द नाइफ और विद द इंस्ट्रूमेंट, ऐसे करके यूज़ किया। क्वेश्चन में इसको अच्छे से समझेंगे। बिटवीन अमोंग भी एक फेवरेट क्वेश्चन है आपका। बिटवीन जनरली जो है दो के लिए यूज़ किया जाता है और अमोंग दो से ज़्यादा के लिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, बिटवीन का यूज़ हमेशा ही दो के लिए नहीं किया जाता, दो से ज़्यादा के लिए भी किया जाता है। जब अगर बात बांटने की नहीं, जोड़ने की हो, तब जो है बिटवीन दो से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे कि बिटवीन राम मोहन एंड सीता, बिटवीन राम मोहन एंड सीता। आप बताइए कि राम मोहन एंड सीता यूज़ किया हमने, कितना सब्जेक्ट हुआ? राम मोहन एंड सीता 3 सब्जेक्ट हुआ ना। और कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया? बिटवीन। क्यों यूज़ किया? क्योंकि बिटवीन जो है जोड़ने के लिए दो से ज़्यादा के लिए भी यूज़ होगा, लेकिन तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए बिटवीन सिर्फ दो के लिए यूज़ होगा। अगर मैं कहूँ डिवीज़न बिटवीन राम एंड मोहन, तो डिवीज़न यानी टूटना। इस बात का ध्यान रखें, ये क्वेश्चन एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अमोंग जो है तोड़ने के लिए सिर्फ होता है, यानी कि डिवीज़न के लिए होता है, और दो से ज़्यादा के लिए होता है। लेकिन जोड़ने की बात हो तो बिटवीन का यूज़ करें। अच्छा मान ले, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आलोक इसका जवाब देगा अभी। अगर मैं बात करूँ कि ईरान के मुद्दे पर भारत, अमेरिका और इजराइल के बीच में समझौता हो गया, तो क्या बोलेंगे आप? नहीं, आप मेरे को सेंटेंस बताइए। ईरान के मुद्दे पर अमेरिका, भारत और इजराइल के बीच में समझौता हो गया, बताइए। बिटवीन ईरान एंड इंडिया। ऐसा रहेगा तो कैसे कंसंट्रेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा बताइए। एक छोटा सा सेंटेंस नहीं बता पा रहे इसमें। आप पीछे आदित्य बताइए, आप बैठे बैठे बताइए। आदित्य, हाँ अभी क्वेश्चन पूछने का जरूरत पड़ रहा है आपको। क्या पूछा है क्वेश्चन आपसे? अभी कुछ पूछे हैं?
हाँ बताइए, सेंटेंस का फॉर्मेशन करिए। सभी लोग बिल्कुल अलर्ट पे रहेंगे इसमें, कब किससे क्वेश्चन पूछेंगे बाद में रिपीट नहीं होगा। आदित्य के पीछे, हाँ बताइए आप, क्या सेंटेंस बनेगा? इसलिए मैंने कहा था ना अलर्ट रहना है। देखिए आप अपने घर वाले दिमाग को लेके बैठे हुए हैं इसमें, और वही दिमाग के साथ चुपचाप बैठे हुए हैं, है ना। ये तो आंसर ही नहीं बनेगा। बगल वाला अंश बताएंगे भी। आंसर क्वेश्चन क्या था बताइए? नहीं, क्वेश्चन ये नहीं था। अभी मैंने अमेरिका, इजराइल वो सब पूछा था ना। क्या क्वेश्चन था? और ईरान में क्या मतलब? अरे नहीं, ये भी नहीं क्वेश्चन था। तुम लोग कौन सा दुनिया का प्राणी है? एलियन है कुछ? चलो बगल में इधर आ जाओ। आर्यन, हाँ क्या नाम है तुम्हारा? युवराज, हाँ बताओ क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था अमेरिका और ईरान के मुद्दे पे बताइए इसमें। आप बताइए कि आप लोग कंसंट्रेशन में इतने कमज़ोर हैं। आपको रामायण भी सुनाते तो आप ऐसे भूल जाएंगे। फिर रामायण सुनने के बाद कहेंगे सर ये राम कौन थे इसमें? क्यों हम राम नहीं पूछ सकते? रामायण में राम है भैया। सीता पूछे तो बोलेंगे हाँ सर सीता तो सही में नहीं है कुछ। मैंने पूछा भारत, अमेरिका और इजराइल में अगर संधि हो गई तो क्या कहेंगे? इंग्लिश में क्या कहेंगे? सत्यम बताइए, बैठे बैठे ऐसे ही बताइए। Treaty signed among Iran, India and America. ट्रीटी या एग्रीमेंट इज साइंड बिटवीन इंडिया, ईरान, इंडिया, अमेरिका एंड इजराइल। ईरान नहीं, इंडिया, अमेरिका एंड इजराइल। आप बताइए कितने देश हैं? और लिखा क्या आपने? बिटवीन। जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा? तो इसलिए जोड़ने के लिए बिटवीन यूज़ होता है दो से ज़्यादा, लेकिन तोड़ने के लिए सिर्फ दो में यूज़ होता है। ठीक है युवराज, समझ में आया? तो युवराज अगर नहीं समझेगा तो राजा नहीं बनेगा, फिर खाली युवराजे बन के रह जाओगे। पिताजी ने सोचा होगा युवराज के कि हम इसको युवराज नाम दे देते हैं, बाद में पढ़ लिख कर जो है राजा खुद ही बन जाएगा। तो पता चला छोटे में छोटे तक ही युवराज रह जाए। ध्यान से सुनना है पूरा। तो क्या हम लोग बिटवीन अमंग समझ पा रहे हैं? बाकी क्वेश्चन में समझेंगे। सिंस और फॉर का यूज़ हमें पता है। इसमें सिंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम। ये हमने कल किया था, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाते। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर बिसाइड और बिसाइड्स। दोनों में क्या अंतर है बताइए? एस एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो जब भी हम एडिशन, जब भी हम किसी के साथ एडिशन यानी कि अलग से जोड़ के बोलें तो हमें इसको बिसाइड्स यूज़ करना पड़ेगा। और बिसाइड का मतलब होता है बगल में। तो एस एक्स्ट्रा लगने से हो जाएगा अतिरिक्त। अच्छा एक काम करिए, मुझे कमांडेंट एकेडमी में पढ़ाई के साथ साथ फ्री में टेस्ट प्रैक्टिस मिल गया। फ्री में टेस्ट प्रैक्टिस मिल, तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? आई गॉट फ्री टेस्ट प्रैक्टिस बिसाइड्स माई एकेडमिक्स। पढ़ाई के साथ साथ मुझे प्रैक्टिस भी मिल गया। तो ये बिसाइड्स हुआ कि नहीं हुआ? अब आप कहेंगे इसमें कि मैं कमांडेंट एकेडमी के बगल में रहता हूँ, तो क्या कहेंगे इसमें? आई लिव बिसाइड। क्लियर बात है ना? अच्छा ठीक है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कमांडेंट वर्ड हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होता है और कमांडांट होता है इंग्लिश में। हालांकि बोलने में बहुत सारे लोग असहज होते हैं, इसलिए हम लोग इसको दोनों में से कोई भी बोल देते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि वेयर डू यू रीड और स्टडी, तो आपको अगर अंग्रेज़ी में बात कर रहा है इसमें, तो आप बोलिए कि सर आई रीड एट कमांडेंट एकेडमी, एन ऑफिसर एकेडमी सिंस 2003 इन इंडिया। इतना समय तक देश में किसी ने भी आज तक काम नहीं किया है रक्षा सेवा में। तो जाहिर सी बात है कि ये गौरव का बात है। और इसलिए जो है जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो कहता हूँ आप अपना दिमाग घर में रखिएगा, मेरे पास आपका दिमाग का ज़रूरत नहीं होगा, जितना बताएंगे उतना लेके चलिए। अब आगे हम लेके चलते हैं। इसमें बस हो गया आपका इन और इनटू में। इन का मतलब होता है अंदर और इनटू का मतलब होता है मूवमेंट के साथ अंदर। ठीक है, तो इन का मतलब अंदर, जैसे कि चाबी कहाँ रखा है? अलमीरा के अंदर, इन द बॉक्स, इन द बॉक्स। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? क्लास के अंदर, आई मूव इनटू द क्लास। मूवमेंट अगर है अंदर की तरफ तो इनटू होगा, और मूवमेंट नहीं है तो क्या होगा? अगर आपने चाबी कुएं में फेंक दी तो क्या कहेंगे?
थ्रो इनटू द वाटर और इनटू द रिवर, क्योंकि आपका फेंकने का मूवमेंट तो अंदर गया है ना, आपने ऊपर यानी कि एटमॉस्फेयर से पानी के अंदर फेंका तो मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, मूवमेंट आउटसाइड इनसाइड हुआ, तो ये इनटू हो गया। लेकिन मान लीजिए आपने कहा कि मोती मुझे पानी में मिला, तो क्या कहेंगे, इन द वाटर, अंदर ही है कोई तो इन द वाटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आ जाएंगे अपने टेस्ट प्रैक्टिस में, यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना। हेडिंग बनाइए, हेडिंग हमारा प्रीपोजिशन है, उधर ना देखिए, जब तक हम ना चाहेंगे घड़ी भी कुछ नहीं बोलेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से, और प्रैक्टिस क्वेश्चन सभी लोग मिलकर बनाएंगे, है ना। जितना आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना मज़ा आएगा। लिखे, रेडी हो गया? तो दोबारा एक बार इंट्रोडक्शन 2 लाइन का लिख लेते हैं एक बार जल्दी से। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड, लिखो जल्दी से, प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले लिखो। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन। सभी को पता है, ऐसा कोई नहीं है कि आपको नहीं पता है या पता है। और 2 एग्जाम्पल ज़रूर लिखें। टू सीता, गर्ल्स टू सीता लिखें, और बॉयज़ टू राम भी लिख सकते हैं, है ना। कभी कभी एक एग्जाम्पल होते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरा टू हिम और टू हर भी लिख सकते हैं। तो सीताराम हो गया हमारा, क्या हो गया, नाउन, और हिम और हर हो गया तो प्रोनाउन हो गया। क्लियर है? यस सर। चलिए अब आप जल्दी से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का मैंने सेक्शन निकाला। पहला क्वेश्चन जल्दी से लिखिए, इसमें बताइए कौन सा करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। दिस बुक इज डिफरेंट देन माइन, दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, दिस बुक, जल्दी से बताइए। कुछ क्वेश्चन तो लिखना भी नहीं आपको, कौन सा लिखे हैं, दिस बुक इज डिफरेंट, सही बात है। तो आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिया इसमें। तो आंसर लिख लेंगे डिफरेंट, डिफरेंट आगे डैश करके फ्रॉम, बस इतना ही लिखना, आप पूरा नहीं लिखना। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया, डिफरेंट के बाद फ्रॉम, जो मैंने अंडरलाइन किया। दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं जल्दी से। ही इज़ वेरी गुड डैश, तो आप लिखेंगे इसमें एट और आगे लिखेंगे स्किल। जब भी कोई स्किल की बात होगी जिसमें कि आप मैथ साइंस जो भी है, तो उसमें आप उसका यूज़ करें। बन गया? पूरा नहीं लिखना है, जितना बता रहा है उतना लिखना है। इंटरेस्टेड कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? हाँ तो लिखो ना ऐसे ही, इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट ऑब्लिक इंटरेस्टेड टेक्स इन। इंटरेस्ट जब भी आ जाए तो उसके साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। ये सब शॉर्ट में। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन। अब देखेंगे जरा इसमें, माई सिस्टर इज़ मैरिड, इज़ यानी कि यहाँ पर एक वर्ब लगा दिया गया। तो अब ये इज़ के बाद लगने वाला क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव में ये पास्ट का पार्टिसिपल हुआ। ठीक बात है ना, इसलिए एडजेक्टिव है। हालांकि मैरिड में जाहिर सी बात है कि ये वर्ब ही लग रहा है ना। कुछ लोग कहीं सारी वर्ब है, वर्ब निश्चित रूप से, लेकिन जब भी ईडी वाला फॉर्म ऑफ वर्ब जो है कनेक्टिंग वर्ब के साथ लगता है, लिंकिंग वर्ब के साथ, तो एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, इसलिए हम इसको पार्टिसिपल के नाम से, हाँ कि नहीं? तो अब बताएंगे कि मैरिड के साथ क्या लगता है, मैरिड के साथ टू लगता है। अब यहाँ पर वो विथ वाला चीज़ नहीं सोचना आपको, विथ वाला एक रेयर वाला एग्जाम्पल है जो हमने कर लिया। तो हम लिखेंगे इसमें मैरिड हमेशा क्या लेता है, टू लेता है। छोटा आंसर लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा ना लिखेंगे इसमें, क्योंकि सब कहानी हमने समझ ली है। जल्दी से बताइए, प्रीफर क्या लेता है, बस ऐसे करके बना लेंगे। रूल नंबर नेक्स्ट हुआ, प्रीफर जो है टू लेता है। कैपेबल क्या लेता है, शॉर्ट में लिखते रहिए, जल्दी से बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाना है दिमाग में, यहाँ पर शॉर्ट में लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपका किसी ने नोटबुक देखा ना तो कहेगा ये क्या लिख लिया, हाँ तो इसलिए हमें ऐसे ही लिखवा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा ही ना मिले। क्लास का अलग ही फ़ायदा है आपका। पूरा नियम समझने के बाद अब आप जो लिख रहे हैं इसका फ़ायदा सिर्फ उसी को है जो कि क्लास में आपका नोट कोई लिखेगा, अरे ये क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है इसमें, फिर आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना कि आपने सुना है। अब हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है।
द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल